Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th, Economic, Chapter 4, Globalization and Indian Economy. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। एक्चुअली में ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन का मीन्स होता है is the process of rapid integration और इंटरकनेक्शंस बिटवीन कंट्रीज़। दैट मीन्स जब एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ बहुत तेज़ी से हम कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। हम वो किसके द्वारा होता है वो हम पढ़ेंगे, यानी मेन जो मीडियम का रोल प्ले कर रहा है कौन है जो ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज़ करता है। इन द पास्ट 2 and 3 डिकेड्स, अगर हम पिछले 2-3 दशक की बात करें, more and more MNCs have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. That means जो MNCs कंपनी है, जैसे कि मैंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन करने के लिए कौन मीडियम का काम कर रहा है, MNCs कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? वो लोकेशंस फाइंड आउट करती हैं अपने प्रोडक्ट के लिए जहाँ पे वो अपना चीप प्रोडक्ट तैयार कर सकें। तो MNCs जो है मेन रोल प्ले करती हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। कैसे वो हम देखेंगे। अब वो क्या करेंगी? सबसे पहले देखेंगी भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कंट्री फाइंड आउट करेंगे जहाँ उन्हें चीप सस्ता प्रोडक्शन मिल जाए। तो वो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं। कौन करेगा? एमएनसीज करती हैं। कंट्रीज़ में हैज़ बीन राइजिंग, और अब ये धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट एमएनसीज द्वारा बढ़ भी रहा है। एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, और इसी के साथ साथ फॉरेन ट्रेड भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक कनेक्टिविटी हो रही है, यानी एमएनसीज कंपनी इन्वेस्टिंग करती हैं वेरियस पार्ट्स में ऑफ द वर्ल्ड, यानी हर वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में वो इन्वेस्ट करती हैं। दैट मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो दैट मीन्स फॉरेन ट्रेड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कनेक्टिविटी बन रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? एमएनसीज। दैट मीन्स वहाँ पे फिर क्या क्रिएट हो रहा है? फॉरेन ट्रेड क्रिएट हो रहा है। तो इनकी कनेक्टिविटी बन रही है। बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज़ ऑल्सो कंट्रोल बाय एमएनसीज। मोस्टली जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड कंट्रोल कर रखा है किसने? एमएनसीज कंपनीज ने कर रखा है। फॉर इंस्टांस एग्जांपल के लिए देखें तो द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स, जो हमने फोर्ड मोटर्स की जो एग्जांपल देखा था, जो उन्होंने प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था कार का इंडिया के अंदर, नॉट ओनली प्रोड्यूस कार फॉर द इंडियन मार्केट्स ना, मतलब एमएनसीज कंपनी ने जो प्लांट लगाया है कार का, वो सिर्फ एक इंडिया में ही नहीं, ठीक है वहाँ पे इंडिया में तो लोकेशन उन्होंने सेटअप कर ली, वहाँ के साथ साथ इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स कार टू अदर डेवलपिंग कंट्री, यानी दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में भी वो अपनी कार्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड एक्सपोर्ट्स कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और इस तरीके से जो ये एक्सपोर्ट कार हैं वो एक कंपोनेंट्स बन जाती हैं किसके लिए? फैक्ट्रीज़ के लिए अराउंड द वर्ल्ड। दैट मीन्स एमएनसीज कंपनी सिर्फ एक ही प्लेस पे काम नहीं करती हैं, एक से मैनी कंट्रीज़ के साथ वो कनेक्ट हो जाती हैं, सेल कर सकती हैं। यानी सिर्फ वो एक लोकेशन सेट कर लेती हैं जहाँ पे उनको चीप प्रोडक्ट मिलेगा। अब चीप प्रोडक्ट मिलेगा तो वहाँ पे लोकेशन सेट हो गई, तो ईजिली अब वो कनेक्ट हो सकते हैं और भी दूसरी मार्केट से, दूसरी कंट्रीज़ की जो मार्केट होती हैं। ठीक है। लाइकवाइज एक्टिविटीज़ ऑफ मोस्ट एमएनसीज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड एंड ऑल्सो सर्विसेज। एमएनसीज कंपनी के ट्रेड के साथ साथ देखें तो गुड्स ऑल्सो सर्विस, ये सभी हैं जो कि इन्वॉल्व हैं एमएनसीज की एक्टिविटीज़ में। अभी आपने देखा किस तरीके से जो एमएनसीज हैं इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो फॉरेन क्या होता है? ट्रेड आता है, और फॉरेन ट्रेड आता है तो दैट मीन्स क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, यानी फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो रहा है। तो उनकी वजह से क्या एक आप देखेंगे प्रोसेस हो रहा है, इसका एक रिजल्ट है। यानी जब एमएनसीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, तो इसका एक रिजल्ट है, मतलब परिणाम भी निकलेगा। ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज। दैट मीन्स जितना इन्वेस्टमेंट होगा और जितना फॉरेन ट्रेड होगा, तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, तो वो क्या इंक्रीज कर रहे हैं? वो इंटीग्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी हम दूसरी कंट्री के प्रोडक्शन के साथ क्या हो रहे हैं?
इंटीग्रेशन हो रहे हैं, उनकी मार्केट के साथ इंटीग्रेशन हो रहे हैं, उनके प्रोडक्ट के साथ हम इंटीग्रेशन हो रहे हैं, यानी एक हो रहे हैं उनकी मार्केट के साथ, एकीकरण हो रहा है हमारा, ठीक है, क्योंकि हम दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि अपने फोर्ड मोटर का जो एग्जांपल अभी देखा था कि चाहे इंडिया में प्लांट लग रहा है लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में भी वो चीज़ आपको प्रोडक्शन मिलेगा और जिसकी वजह से वो इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल बन जाता है। ग्लोबलाइजेशन इज़ दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन ही एक प्रोसेस है जो इंटीग्रेशन को बहुत तेज करता है, इंटरकनेक्शन करता है दूसरी कंट्रीज से। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन की एक डेफिनेशन है। और इसको ग्लोबलाइजेशन को कौन इंक्रीज करता है? एमएनसीज कंपनी। उनका एक मेजर रोल है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, क्योंकि इंटरलिंक और इंटरकनेक्शन करना है, इंटीग्रेशन करना है या इंटरकनेक्शन करना है दूसरी कंट्री के साथ, हमें रिलेशंस बिल्ड करने हैं, तो एमएनसीज का तो बहुत बड़ा रोल है। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। क्योंकि जो गुड्स हो गया या सर्विसेज हो गई या इन्वेस्टमेंट हो गया या टेक्नोलॉजी हो गई, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो मूव हो ही रही है। दैट मीन्स क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटरकनेक्शन हो रहा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, मोर देन अदर कंट्रीज़ के साथ भी। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ग्लोबलाइजेशन करने में एमएनसीज, ठीक है। और उसके साथ और भी रोल प्ले कर रही है क्या? कनेक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक। अगर हम देखें कि जो मोस्ट ऑफ रीजन्स हैं वर्ल्ड के अंदर, अब वो क्या हो रहे हैं? क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक, यानी अब वो पहले से ज़्यादा क्या हो रहे हैं? क्लोज हो रहे हैं। अगर हम कुछ पहले समय से बात करें तो अब जो कंट्रीज़ के लिंक है वो पहले से पास हो रहे हैं, एक दूसरे से रिलेशंस बिल्ड हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, देर इज़ अ वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन कनेक्टेड। ये तो है चलो एक तरीका कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है एमएनसीज की वजह से, और ये ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल है कि मूवमेंट्स हो रही है गुड्स की, सर्विसेज की, इन्वेस्टमेंट की, टेक्नोलॉजी की, और कनेक्ट हो जाते हैं हम एक दूसरे से, कंट्री से। लेकिन एक और है इसके अलावा, दिस इज़ थ्रो द मूवमेंट्स ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज़। यानी हम अगर देखें तो जो मूवमेंट हो रही है लोगों की, यानी कंट्री टू कंट्री लोग जाते हैं, तो वो भी ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने में रोल प्ले करता है। गुड और सर्विसेज तो करती हैं, लेकिन जो लोग हैं अगर वो भी आज आते जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो भी ग्लोबलाइजेशन होता है, क्योंकि उसमें भी रिलेशन बिल्ड होते हैं। पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च बेटर इनकम, बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन। ये सब सर्च करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट तो होगा ही होगा इन चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे एक वही मतलब हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन सिस्टम इंक्रीज होता है। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स हाउएवर देयर हैज़ नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अभी कुछ टाइम की बात करें तो, पिछले कुछ टाइम की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो कुछ कंट्रीज़ अपनी रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं कि भाई कोई आएगा जाएगा नहीं, तो उसकी वजह से भी मूवमेंट थोड़ी कम हुई है। अदरवाइज़ अभी जो आप इसमें देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन में हमने सबसे पहले स्टूडेंट पढ़ा इस टॉपिक में, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, किसके थ्रू होता है? एमएनसीज कंपनी के थ्रू होता है। वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर फॉरेन ट्रेड इंक्रीज़ होता है। ट्रेड इंक्रीज़ होता है तो इंटीग्रेशन होता है प्रोडक्शन का, और मार्केट अक्रॉस कंट्री, यानी जो फॉरेन ट्रेड है इनकी वजह से क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन होगा, और मार्केट है जो अक्रॉस कंट्रीज कहीं भी हो तो वो इंटीग्रेशन हो जाती है प्रोडक्शन का और मार्केट का। ग्लोबलाइजेशन यही नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी और सर्विस गुड इन्वेस्टमेंट से ही नहीं आती है। ग्लोबलाइजेशन साथ साथ पीपल्स होते हैं कंट्री टू कंट्री जाते हैं, उनकी इनकम, जॉब या एजुकेशन के लिए, तो भी ग्लोबलाइजेशन को वो इंक्रीज करते हैं। तो ये तो था ग्लोबलाइजेशन। अब देखेंगे हम फैक्टर दैट हैव अनेबल ग्लोबलाइजेशन, यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को क्या कर रहे हैं, जो कि गेट करने में यानी मीडियम का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो हमने देखा कुछ एग्जाम्पल देखे थे, लेकिन अब हम मोर एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसे मीडियम देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट डोमिनेंट फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशंस को गेट करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। उसमें एक टेक्नोलॉजी है, दूसरा लिबरलाइजेशन है, वो भी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे ग्लोबलाइजेशन को लाने में टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, कैसे वो देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें रैपिड मूवमेंट इन टेक्नोलॉजी,
दैट मीन्स रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बीन, जितनी टेक्नोलॉजी अब पहले से अगर इंक्रीज हो गई है, has been one more factor that has stimulated the globalization process. That means टेक्नोलॉजी जो पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है, ये एक मेजर फैक्टर है। क्या किसके लिए मेजर फैक्टर है? ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के लिए। अगर आप पहले का एग्जांपल देखेंगे, जैसे बैलगाड़ी चलती थी या फिर टेक्नोलॉजी जब नहीं थी, तो आप सोचो क्या पॉसिबल था मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, या अपना मैसेज पहुंचाना, या अपने ट्रेडर से बात करना, या अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना, क्या पॉसिबल था? आप खुद सोचो। लेकिन जब से इतना तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुई है, तो ये एक बहुत इजी हो गया ग्लोबलाइजेशन को करना, यानी दूसरी कंट्री से लिंक बनाना। अगर हम देखें उदाहरण के लिए, तो 50 ईयर्स में हम देखें सेवरल इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में। तो वो कितना बेनिफिट हुआ है उसकी वजह से, कैसे? क्योंकि जो फास्टर डिलीवरी गुड है अक्रॉस डिस्टेंस पे, यानी दूर बैठे हुए भी अगर बहुत तेज़ी से सामान पहुंच जाता है और लो कॉस्ट पे, तो सोचो कितना बेनिफिट होगा किसी भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि फैक्ट्री लगाते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। अगर हम देखें कंटेनर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए काम आते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कंटेनर्स होते हैं, आप देख रहे हैं जो ये बड़े बड़े कंटेनर्स जाते हैं शिप में, सामान उसमें फिल होता है, तो इसमें अगर लोडेड कर दिया जाता है, तो शिप से, रेलवे से, प्लेन से, ट्रक से इनको ईजिली लोड करके दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान पहुंचा सकते हैं। कंटेनर हैव led to huge reductions in port handling cost and increasing the speed with which exports can reach markets. That means पहले से क्या हुआ है, इन सब की वजह से ट्रांसपोर्ट की वजह से कॉस्ट कम हुई है और स्पीड इंक्रीज़ हुई है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पहले से इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम सिमिलर देखें, एयर ट्रांसपोर्ट भी जो है पहले से, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट कम हुई है, जो लागत लगती है, और गुड्स को हम बहुत तेज़ी से और ग्रेटर वॉल्यूम में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एयरलाइंस जो है। तो मतलब एयरलाइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, या बहुत ज़्यादा जो और भी अदर ट्रांसपोर्ट हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, यानी ग्लोबलाइजेशन करने में। तो ये तो टेक्नोलॉजी का आप देख रहे हैं कि रोल है, कितना इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हम एक और उदाहरण लें, ये तो ट्रांसपोर्टेशन का एक उदाहरण था जो हमने देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने में रोल है, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब से इस सेक्टर में मतलब डेवलपमेंट हुआ है, तो इससे भी ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ है। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखें तो जो डेवलपमेंट हुआ है इंफॉर्मेशन सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा हुआ है। जो हमारा आईटी सेक्टर है, अगर आप देखेंगे तो रिसेंट टाइम से टेक्नोलॉजी इस एरिया में, टेली कम्युनिकेशन यानी बात कर सकते हैं हम, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। पहले इतना ईजिली अपने टॉकिंग करके अपने जो हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व नहीं कर पाते थे, लेकिन अब बात करके टेली कम्युनिकेशन से बिजनेस को कितना शॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह बैठे हुए अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो दूसरी जगह वो शॉर्ट हो सकती है। कंप्यूटर से बहुत जल्दी, या इंटरनेट से आप देख सकते हैं कितना चेंजेस आ रहा है। तो मतलब नेट और इंटरनेट की वजह से घर बैठे हुए आप बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो, ये सब इंक्लूड है, मोबाइल फ़ोन हो गए, फैक्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में आते हैं। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन जब हम किसी से बात कर पा रहे हैं, और यूज़ टू कनेक्ट वन अनदर, जो कि वर्ल्ड में बैठे हुए हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, टू अक्रॉस इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली, और तुरंत आप इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज़, और ये जो कम्युनिकेट रिमोट हो रही है एरियाज़ टू एरियाज़, तो ये जो फैसिलिटीज़ आप देख रहे हैं किसकी वजह से हो रही है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस जो लगे हुए हैं। एज यू वुड बी अवेयर, आपको पता ही है पहले से ही, कंप्यूटर हैव नाउ एंटर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। अगर कोई भी एक्टिविटी अगर आज हो रही है, तो दैट मीन्स वहाँ कंप्यूटर का रोल है। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर इन टू द, आपको इसका रोल पता ही है कंप्यूटर का, कि अमेजिंग वर्ल्ड
ऑफ इंटरनेट की जो इम्पोर्टेंस है वो वर्ल्ड में बहुत अमेजिंग है, वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो। आप कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आपको जैसे कि आप गूगल के थ्रू कुछ भी पूछना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, तो आज मतलब इंटरनेट की वजह से कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप देखेंगे जो सिचुएशन है कितनी ज़्यादा ईज़िली हम लोग हैंडल कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ईज़िली किसी से बात कर पाते हैं और मीटिंग कर पाते हैं, या अगर जो हेड है किसी भी कंपनी का और अलग 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 उसकी कंट्री में कंपनीज़ हैं और वो उनके डिपार्टमेंट से बात करना चाहता है, तो मीटिंग करके मतलब ऑनलाइन जो मीटिंग्स होती हैं उसके थ्रू वो कर सकते हैं। तो कितना इजी हो गया है कि ये इंटरनेट अलाउ करता है अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, और अगर हमें मेल्स भेजनी है, वॉइस मेल भेजनी है अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी, तो नेग्लिजिबल कॉस्ट और मतलब कॉस्ट अगर हम बोलें ना के बराबरी में हम बहुत इजी, ज़्यादा से ज़्यादा इजी वर्क कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कम्युनिकेशन के साथ हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ये तो हमने देखा कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ग्लोबलाइजेशन करने में। जैसे कि आपने ट्रांसपोर्ट का देखा, आपने किसका देखा, ग्लोबलाइजेशन का देखा। तो दोनों एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, दोनों एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं। अब हम देखेंगे आईटी सेक्टर क्या रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन करने में। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये एक आईटी सेक्टर है, दैट मीन्स जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, और ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, मेजर रोल है इसका सर्विस देने में। यानी अगर हम यहाँ पे हैं और यहाँ दूसरी कंट्री में हमें किसी से बात करनी है, इंफॉर्मेशन करनी है, कनेक्ट होना है, तो सबसे बेटर ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी सेक्टर है, जो कनेक्ट कर सकता है, अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकता है। ठीक है, जैसे कि आज हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं आईटी का ग्लोबलाइजेशन में रोल क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई आईटी का सच में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो चलो एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। A new magazines published for London reader is to be designed and printed in Delhi। चलो देखते हैं कि एक मैगजीन है लंदन के रीडर्स के लिए पब्लिश करनी है, तो डिज़ाइन कहाँ पे बना, लंदन में डिज़ाइन हुआ, एंड प्रिंट इन दिल्ली, लेकिन उसका प्रिंट कहाँ निकालना है, दिल्ली में। तो देख रहे हो दो अलग अलग मतलब प्लेसेस की बात हो रही है यहाँ पे। एंड द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंट थ्रू इंटरनेट टू द दिल्ली ऑफिस, और जो दिल्ली ऑफिस है लंदन से जो टैक्स कर दिया, यानी भेज दिया जो भी मटेरियल था मैगजीन में प्रिंट करने के लिए, बाय टैक्स ईमेल कर दिया, ऑफिस भेज दिया। एंड द फिर क्या करा उन्होंने कि डिज़ाइनर जो थे दिल्ली ऑफिस के गेट ऑर्डर टू हाउ डिज़ाइन टू द मैगजीन्स फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। और डिज़ाइनर्स जो थे दिल्ली ऑफिस के, उन्होंने ऑर्डर ले लिया कि किस तरीके का डिज़ाइन बनाना है मैगज़ीन के लिए, और ऑफिस यानी लंदन के ऑफिस से उन्होंने इस ऑर्डर को ले लिया कि हाँ इस मैगज़ीन के लिए इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है, जो उन्होंने उन्हें प्रिपेयर करके दिया। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से कैसे सारा कुछ हो रहा है। हाउ एंड वाई दो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, वो हम अभी इसको देते हैं, मतलब बताएंगे। फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि लंदन का ऑफिस क्या यूज़ कर रहा है यहाँ पे, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहा है। एंड द डिज़ाइनिंग इज़ डन ऑन अ कंप्यूटर, और डिज़ाइनिंग कहाँ पे हो रही है, कंप्यूटर में बनाई जा रही है। आफ्टर प्रिंटिंग, और डिज़ाइनिंग जो कंप्यूटर में बन गई है, बनने के बाद अब वो प्रिंटिंग हो रही है और जो मैगज़ीन है वो भेज दी गई है लंदन में। और पेमेंट भी जो डिज़ाइनिंग की प्रिंटिंग की आई है वो बैंक में भेज दी है, लंदन के बैंक ने दिल्ली के बैंक में भेज दी है इंस्टेंटली। कैसे, बाय इंटरनेट ई बैंकिंग। तो यहाँ पे वाई एंड हाउ, यानी किस तरीके से उन्होंने अपना मैसेज भेजा था, टेक्स्ट मेल से उन्होंने अपने सारे डिज़ाइन भेज दिए थे दिल्ली, और उन्होंने यहाँ पे क्यों अपना सेटअप करा। सीधा सा क्वेश्चन पूछ यहाँ पे है कि भाई लंदन में जो बैठी हुई है कंपनी, वहाँ दिल्ली में क्यों प्रिंटिंग के लिए भेज रही है, क्योंकि सबसे पहले लो कॉस्ट पे वर्क हो रहा है। उसने ये देखा लंदन ने, दिल्ली में क्या हो रहा है, लो अगर प्रिंटिंग निकल रही है तो हमें वहाँ करानी चाहिए, क्योंकि भाई सबसे मेन मोटिव क्या होता है किसी भी कंपनी का, लो प्राइस पे हमें प्रोडक्ट बनाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। ठीक है, तो ये एक आपने देखा मेजर रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विस अक्रॉस कंट्रीज़। यानी जब हम
एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं अपनी सर्विसेज को और गुड्स को। अब हमारे पास रह जाता है लिबरलाइजेशन। अभी तो हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसको एमएनसीज कंपनी का देखा कि वो ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज़ करता है। फिर हमने टेक्नोलॉजी में देखा, उसके एग्जांपल्स पढ़े कि किस तरीके से वो इंक्रीज़ करता है। अब इसी तरीके से जो एक सेकंड फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर हमने टेक्नोलॉजी पढ़ा जो कि वो ग्लोबलाइजेशन करने का एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट फैक्टर है। सेकंड लिबरलाइजेशन है जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। किस चीज़ का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यानी ग्लोबलाइजेशन करने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वो कैसे है वो हम देखेंगे स्टूडेंट के लिबरलाइजेशन कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमें कैसे पता चलता है कि भाई हाँ ग्लोबलाइजेशन इससे इंक्रीज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबरलाइजेशन पहले तो कहते किसे हैं, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसे कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट फॉरेन ट्रेड के लिए अप्लाई की जाती है। दैट मीन्स जब जो कोई भी गवर्नमेंट होती है अपने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर लेती है, यानी कोई टैक्स लगाती है किसी कंट्री पे कि अगर वो हमारी कंट्री में आते हैं ट्रेड करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या करती है उस पर कुछ टैक्स लगाती है, तो वो होता है ट्रेड बैरियर। और ट्रेड बैरियर जब हटा देती है तो वो होता है लिबरलाइजेशन, यानी फ्री कर देना मार्केट को कि आप आ सकते हैं और आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या होती हैं, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, वो तो आपको पता ही है। फॉरेन ट्रेड मीन्स जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ काम करता है, वर्क करता है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ भी होती हैं कुछ ऐसी ही, तो वो हम इसमें रीड करेंगे। तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं वो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो लेट अस रिटर्न द एग्जांपल ऑफ, चलो इम्पोर्ट्स ऑफ चाइनाज टॉयज़ पे जाते हैं कि चाइना टॉयज़ जो इंडिया में इम्पोर्ट्स होते थे। सपोज करो इंडिया गवर्नमेंट पुट अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़। अगर उसने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया किस पे, इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़ पे, कि अगर इंडिया में इम्पोर्ट्स किए जाएंगे, टॉयज़ मंगाए जाएंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा, दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज़ वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। तो कौन है जो इस टैक्स को पे करेगा, और कौन है जो कि इसको इम्पोर्ट करने की इच्छा रखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन उठता है। तो बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर्स विल हैव टू पे, बायर को पे करना पड़ेगा क्योंकि वही सामान मंगा रहा है। हायर प्राइस ऑन इम्पोर्ट टॉयज़ है, इम्पोर्टेड टॉयज़ पे अब प्राइस क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। चाइनीज़ टॉयज़ विल नो लॉन्गर बी एज चीप, तो अब ज़्यादा सस्ते भी नहीं रहेंगे। इन इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना, यानी इंडियन मार्केट्स में, और अगर हम देखें इम्पोर्ट्स कर रहे हैं चाइना से, विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस, तो अपने आप ही इंडियन मार्केट्स के अंदर जो कि सस्ता माल था वो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंडियन टॉयज़ विल प्रॉस्पर्स, और इंडिया के टॉयज़ प्रॉस्पर्स हो जाएंगे। तो ये कैसे होगा, लेकिन जैसे कि एग्जांपल में लें, अगर इंडिया का जो टॉयज़ है वो 30 रुपीज़ में दे रहा है, ठीक है, इंडिया का टॉयज़ 30 रुपीज़ में मिल रहा है। चाइना का टॉयज़ है, अगर हम देखें वो हम बोल सकते हैं कि वो टॉयज़ दे रहा है 20 का, तो हमें पता है कि भाई ये सस्ता दे रहा है। तो लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको बैलेंस करने के लिए, अगर उसको लगता है कि भाई मुझे ये हमारा जो यहाँ पे इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा हो रहा है और उसे कंपटीशन नहीं कर पाएगा, तो वो क्या कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ बना सकता है कि चाइना के प्रोडक्ट पे इंपोर्ट करने पे क्या लगा दे, टैक्स लगा दे। जैसे कि हम 20 रुपीज़ मान लेते हैं कि टैक्स लगा दिया, तो अब इसका प्राइस कितना हो जाता है, अब चाइना के प्रोडक्ट का प्राइस बन जाएगा 40। ठीक है, 40 बन गया, तो इंडिया के टॉयज़ की जो कॉस्ट आ रही है उससे तो महंगा हो गया, 40 हो गया। तो दैट मीन्स फिर जो बायर्स होंगे वो इसको चाइना के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट जो चाहे उसके अकॉर्डिंग वो कर सकती है, कि भाई किस तरीके से टैक्स उस पर इम्पोर्ट करना है, जो कि और किस तरीके से जो अगर बैरियर्स हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं वो हटाने हैं, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। चलो अब हम टैक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एज एन एग्जाम्पल है, इम्पोर्ट करते हैं जब किसी कंट्री से कोई भी सामान मंगाते हैं तो उस पर टैक्स लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेड बैरियर कहलाता है, यानी उसको
टैक्स लगा रहे हैं हम, जैसे कि भी मैंने बताया कि चाइना के अगर प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, उस पर बैरियर लगा दिया, ठीक है। इसे हम बैरियर कहते हैं, क्यों? क्योंकि एक बाधा है, रिस्ट्रिक्शन है, हैज़ बीन सेटअप, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केट में ना आ सके सामान, क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट को क्या हो जाएगा, फिर कॉम्पीट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है कि वो उसको जो ट्रेड है उसको इंक्रीज़ करना चाहती है या डिक्रीज़ करना चाहती है फॉरेन ट्रेड को, यानी जो बाहर से ट्रेड आ रहा है तो उसके लिए वो ट्रेड बैरियर लगाती है और रेगुलेट करती है। रेगुलेट मीन्स अपनी कंट्री के अंदर वो ये चेक करती है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो रेगुलेट रहे, क्योंकि रेगुलेट रहे करने के लिए ही अपनी कंट्री में किसी अपने प्रोडक्ट को रेगुलेट करने के लिए ही वो ट्रेड बैरियर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो बाहर से सामान आ रहा है तो गवर्नमेंट देखेगी कि किस पे लगाना है किस पे नहीं लगाना, जिससे कि हमारा जो अंदर का जो ट्रेड है, डोमेस्टिक ट्रेड है, ट्रेड हो रहा है, काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो कॉम्पीट कर पाए और रेगुलेट हो पाए, ठीक है। एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। और इसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कितना माल आएगा और किस तरीके का माल आएगा कंट्री के अंदर। कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। और किसके थ्रू? ट्रेड बैरियर्स के थ्रू। द इंडियंस गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे कि आप देखोगे ये ट्रेड बैरियर्स क्यों लगाना है, मतलब जो ये गवर्नमेंट लगाती है तो इसने क्यों लगाए। अगर आप देखेंगे जब स्वतंत्र हुआ था हमारा देश तो वहाँ पे जब हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो बैरियर्स लगाए थे फॉरेन ट्रेड्स पे और इन्वेस्टमेंट के, नहीं कि हमें बाहर से कोई भी सामान नहीं मंगाना और ना लेना, ठीक है। क्यों लगाए ये बैरियर्स, क्या रीज़न था? दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, क्योंकि इंडियन के जो प्रोड्यूसर्स थे वो फॉरेन के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका सस्ता माल होता था, चीप, ठीक है, मशीनों से टेक्नोलॉजी से बनता था। लेकिन इंडियंस का जो बाय हैंड बन रहा है या थोड़ा सा कॉस्टली बन रहा है तो इसका हाई प्राइस है। अब हाई प्राइस लो प्राइस के साथ तो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा ना, तो इसीलिए क्या होता था, गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर लगाया कि भाई हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अंदर नहीं आने देंगे। तो कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए अपने यहाँ के डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उनसे उनको सेव करने के लिए, कंपटीशन को इससे बचाने के लिए ये ट्रेड बैरियर्स लगाए गए। लेकिन 1950-1960 में अगर आप देखेंगे, एंड कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स एट लास्ट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउ दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप। 1950-1960 से देखें तो कंपटीशन जो अब इंपोर्ट्स में था अब इस स्टेज पे आ गया, वुड नॉट हैव अलाउ दिस इंडस्ट्री टू कम अप, यानी अब उस टाइम पे ये इसलिए लगाया था कि भाई अब जो और भी कंट्रीज़ हैं, जो स्टेज है कि भाई अलाउड ना कर सके इंडस्ट्री को लगाने के लिए, ताकि कंपटीशन इंपोर्ट्स में ना हो। एंड दस इंडिया अलाउ इंपोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल्स आइटम, लेकिन इसीलिए 1960 तक जब कंपटीशन से बचने के लिए अलाउड नहीं था इंपोर्ट्स करना इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो उसके बाद फिर एसेंशियल्स आइटम्स को ही सिर्फ परमिशन थी बाहर से मंगाने के लिए। और कौन कौन सी थी जो स्पेशल चीज़ें बाहर से आती थी, जैसे कि हाँ हो गया मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम, यही चीज़ों को बाहर से सिर्फ मंगा सकते थे, नहीं तो और किसी इंडस्ट्री को अलाउड नहीं था फॉरेन से कोई भी ट्रेड करने के लिए। तो डेवलपमेंट कंट्रीज़, नॉट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शंस टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स। तो जितनी भी आप देखेंगे, नॉट दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ही नहीं, लेकिन जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है वो भी, जैसे कि हमारी कंट्री है जो भी डेवलप नहीं हुई है लेकिन डेवलपमेंट की स्टेज पे है, तो वो भी ऐसी पॉलिसीज़ को अपनाते हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए, और इस तरीके से ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने बायर्स जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, बायर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये कौन अपनाता है? गवर्नमेंट। अब एक चीज़ रहती है, लेकिन स्टार्टिंग अराउंड 1991 की बात करें तो फार रीचिंग इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया, लेकिन अब पॉलिसीज़ क्या हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। गवर्नमेंट डिसाइड दैट टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू कॉम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब, लेकिन अब क्या पता चल गया उनको, गवर्नमेंट को, कि
डिसाइड कर लिया कि इस टाइम पे अब हमारी कंट्री क्या कर सकती है, कंपटीशन कर सकती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, फॉरेन ट्रेड को क्या कर दिया, इनवाइट करा, एंड फेल दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड प्रोड्यूसर। और उनको ऐसा भी लगा कि हम अगर फॉरेन ट्रेड्स को, इन्वेस्टमेंट को आने देते हैं तो उससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन से परफॉर्मेंस प्रोड्यूसर्स की अच्छी होगी, और कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, और अपनी क्वालिटी को क्या करेंगे, वो इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा तो प्रोड्यूसर्स अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे तो क्वालिटी वो अच्छी रखेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर वो क्वालिटी अच्छी नहीं रखेंगे तो कंज्यूमर किसी और से सामान खरीद लेगा। दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट करा। कैसे, इस चीज़ को पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ इंडिया में जब पैसों की कमी हुई हुई थी, सच है, जब ये डिसीज़न लिया गया था, तो ग्राउंड रियलिटी ये है, जब पैसे की कमी हुई तो वर्ल्ड बैंक से जब पैसा मांगा इंडिया ने, तो उन्होंने क्या उनको एडवाइस दी, वर्ल्ड बैंक ने एडवाइस दी कि आप क्या करें कि जो अपनी मार्केट को ओपन करो, यानी लिबरलाइजेशन करो, ट्रेड बैरियर्स को हटाओ, ताकि दूसरे वहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट आ सके। लेकिन रियलिटी क्या है, वर्ल्ड बैंक किसके इशारे पे चलता है, जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ होती हैं, और डेवलपमेंट कंट्रीज़ किसके इशारे पे चलती हैं, जो वहाँ की फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो वहाँ के मैन्युफैक्चरर होते हैं। तो उनको लगा कि भाई इंडिया के अंदर क्या है, एक ऐसा स्पेस है कि हम वहाँ पे अपना लॉन्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं, तो हमें बहुत इजी रहेगा, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसीलिए फॉरेन ट्रेड्स को क्या करा गया, मतलब अलाउड किया गया कि उनकी, हमारी भी ज़रूरत थी, क्योंकि पैसों की बहुत ज़रूरत थी इंडिया को, और उनको पता था कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो ऑनर्स हैं, यानी जो प्रोड्यूस करते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला था। तो ये एक चेन सी है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कह सकते हैं, वो भी इसी चीज़ में एग्री थे। ठीक है, ये डिटेल तो नहीं दी इतनी, लेकिन इस चीज़ को समझ लीजिए। एंड दस बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड, इसीलिए फॉरेन ट्रेड से बैरियर्स को हटा दिया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट, जो कि किस पे थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत टाइम से लगी हुई थी, उसको हटा दिया। एंड दिस मीन्ट गुड कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, यानी अब आसानी से सामान को एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, यानी मंगवा भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं ईजी से। एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज गेट कुड सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस हेयर, और अब ये भी अलाउड कर दिया कि जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट सेटअप करती है, वो बैरियर्स को हटा लेती है, रिस्ट्रिक्शंस को हटा लेती है ट्रेड से, यानी कि आप व्यापार कर सकते हो, यही कहलाता है लिबरलाइजेशन। ट्रेड बैरियर मतलब जब इंपोर्ट, यानी टैक्स लगाया जाता है इंपोर्ट पे, यानी जब बाहर से कोई सामान मंगा रहे हो तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, और लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब उसको हटा दें, यानी ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, सिंपल सा। With liberalization of trade, business are allowed to make decision of freely about what they wish to import and export. और साथ साथ लिबरलाइजेशन के साथ ये भी अलाउड करा गया कि बिजनेस में ये अलाउड कर दिया गया कि डिसीजन ले सकते हैं कि किस चीज़ का इंपोर्ट करना है, किस चीज़ का एक्सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ, जैसे कि पहले था 1991 से पहले कि इसी चीज़ को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इसी चीज़ का सिर्फ हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने जो इम्पोजिस करे हैं, मच लेस रिस्ट्रिक्शन को कम करा है दैन बिफोर, एंड इज़ देयर फोर सेट टू बी मोर लिबरल, और ये सीधा सीधा शो करता है कि पहले से मोर लिबरल हुआ है, स्वतंत्र, ज़्यादा फ्रीडम मिली है। तो ये जो हमने, ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक मीडियम है, जो कि ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज़ करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कौन? लिबरलाइजेशन। और फर्स्ट हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजी। ये दोनों फैक्टर हमने पढ़े हैं कि ये फैक्टर हैं किसके, ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने के। स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे WTO। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।